मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। उस रात गांव के बाहर एक घर में एक आदमी तंत्र विद्या की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो ये प्रैक्टिस एक लड़की के ऊपर कर रहा है जो शायद अब मर चुकी है। बगल में उसकी बीवी बैठी होती है जिसे देख के लगता है कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। दूसरे सीन में हम गांव वालों को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो इसके घर में घुसकर इन दोनों को खूब पीटते हैं और उन्हें घसीट कर बाहर ले आते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। अब गांव वाले इन्हें आग लगा देते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों अभी भी बिना रुके मंत्र पढ़े जा रहे हैं। उनका बेटा भैरवा उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन अफसोस बचा नहीं पाता। वो औरत गांव को श्राप दे देती है कि जल्द ही ये गांव शमशान बन जाएगा और वो दोनों मर जाते हैं। अगले सीन में हम हरिश्चंद्र को देखते हैं जो भैरव को ऑर्फनेज में छोड़ आता है। यहाँ भैरव को भी हम अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं। अब कहानी 12 साल आगे जाती है। गांव में हम फिर से एक अजीब रात देखते हैं जब एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम सिद्धा है वो अपने खेत में आया है सोने के लिए। तभी एक कौवा जिसको देख के लगता है इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है, वो सिद्धा को चोंच मार देता है जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अगली सुबह सिद्धा का बेटा सिद्धा को खूब ढूंढता है पर वो नहीं मिलता। अब हम अगले सीन में अपने मेन हीरो सूर्या को देखते हैं जो अपनी माँ और दोस्त के साथ गांव में बहुत सालों पे आया है। रास्ते में उनकी गाड़ी पर एक कौवा आकर मर जाता है। उसकी माँ घबरा जाती है कि कहीं कोई अपशगुन तो नहीं, लेकिन सूर्या इसे इग्नोर करके निकल जाता है। अब हम अगले सीन में गांव वालों को देखते हैं जो मंदिर में बैठक कर रहे हैं। मंदिर का पंडित उन्हें आने वाली एकादशी की तैयारी करने को बोलता है। यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि सिद्धा जो उस दिन गायब हो गया था उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। इधर सूर्या अपनी माँ के साथ अपने घर पहुंचता है जहां हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम पार्वती है और ये इनकी रिश्तेदार है। यही इतने सालों से इनके घर का ख्याल रख रही थी। इसके एक कान में हमेशा दर्द रहता है जिससे ये थोड़ी बहुत परेशान रहती है। उसी रात हम सूर्या और उसके दोस्त को गांव में देखते हैं। तभी वहां पे एक चोर आ जाता है जो मुर्गा चुरा के भाग रहा होता है और गांव वाले उसके पीछे पड़े होते हैं। सूर्या भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सबके हाथ से निकल जाती है। अगले दिन हम सूर्या और उसकी माँ को गांव के सरपंच हरिश्चंद्र के घर देखते हैं जहां ये खाने पे आए होते हैं। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नंदिनी है और ये हमारे कहानी की लीड है। नंदिनी को देखते ही सूर्या अंदाजा लगा लेता है कि यही कल मुर्गा चुरा के भाग रही थी और जिसका बना चिकन बेचारे सूर्या ने अभी अभी खाया है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि सूर्या और नंदिनी मन ही मन थोड़ा बहुत एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी सीन में हम देखते हैं कि गांव का डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगा रहा है जहां ये भी हमें समझ आता है कि नंदिनी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अगले सीन में हम सिद्धा को देखते हैं जिसे कौवे ने चोंच मार दिया था। ये जंगल में कहीं बेहोश पड़ा होता है और बहुत बीमार लग रहा होता है। इसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ होता है जैसे कोई बीमारी लग गई हो। अगले सीन में हम सुधा नाम की एक लड़की और कुमार नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और छुप छुप के मिलते हैं। और नंदिनी सुधा की दोस्त होने के नाते इनकी मिलने में हमेशा मदद करती है। इस बार सूर्या इनको ऐसा करते हुए देख लेता है। वो तो ऑलरेडी नंदिनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भी इनको मिलवाने में मदद करने की बात करता है जिस बहाने वो नंदिनी के साथ टाइम बिता सके। अब यूं ही कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूर्या नंदिनी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ रहा होता है जहां अच्छा मौका पाकर सूर्या नंदिनी को प्रपोज कर देता है और उससे शादी की बात करता है। लेकिन किसी दूसरे ख्यालों में खोई नंदिनी उसे जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में अब एकादशी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी वहां सिद्धा आ जाता है। वो बीमार और थके हुए कदमों से मंदिर में घुस जाता है और खून की उल्टी करने के साथ ही मंदिर में अपना दम तोड़ देता है। मंदिर का पंडित इसे बहुत बड़ा अपशगुन मानता है जिससे गांव पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इससे बचने के लिए एक प्राचीन किताब मंगाई जाती है जिसमें गांव वालों के सभी परेशानी का समाधान रहता है। किताब में देखने पे गांव पे आने वाले खतरे का इशारा पूरी तरह से मिल जाता है और साथ में मिलता है एक उपाय जिससे खतरे को टाला जा सकता है। किताब के हिसाब से अगर गांव को 8 दिशाओं से पूरे 8 दिन के लिए मंत्रों से बांध दिया जाए
जिसके चलते कोई भी गांव वाला गांव से बाहर और कोई बाहर वाला गांव के अंदर ना आए तो ये परेशानी टल सकती है। और अगर किसी परिस्थिति में ये नियम टूटता है तो गांव को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफ गांव को बंद करने की तैयारी शुरू हो जाती है, वही दूसरी तरफ सूर्या अपनी माँ और दोस्त के साथ गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग तो गांव के कभी थे ही नहीं। इधर नंदिनी को फिर से मिर्गी का दौरा आ जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस दवाई खत्म हो चुकी होती है और आखिरी शीशी भी फूट जाती है। डॉक्टर हड़बड़ाकर गांव के पास वाले दवाई की दुकान में फोन लगा के अर्जेंट दवाई मंगवा लेता है, ताकि गांव के सील होने से पहले दवाई आ जाए और नंदिनी की जान बच जाए। इधर सूर्या को गांव के बाहर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। बात करने पे पता चलता है कि यही दवाई लेके गांव जा रहा था, लेकिन अब वो दवाई ले जाने की हालत में नहीं रहता। इसलिए सूर्या माँ और दोस्त को छोड़ के दवाई लेके वापस गांव में घुस जाता है। उसके गांव में घुसने के साथ ही दूसरी तरफ गांव पूरी तरह से सील हो चुका होता है। अब ना कोई अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर आ सकता है अगले 8 दिनों के लिए। अब रात को हम सुधा को देखते हैं, जो चोरी छुपे गांव के सील को तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहां कुमार इसका वेट कर रहा होता है ताकि ये दोनों भाग के शादी कर ले। थोड़ी देर बाद कुमार सुधा से बात करते हुए रेलवे ट्रैक पे आ जाता है, जहां अचानक से एक ट्रेन आ जाती है और कुमार ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये सब सुधा देखते ही मानो हिप्नोटाइज्ड हो जाती है, जैसा हिप्नोटाइज्ड कौवा के काटने पे सीधा हुआ था। वो फिर से गांव की सील तोड़ते हुए गांव में एंटर कर जाती है, जिससे यह पक्का हो गया है कि गांव का सुरक्षा कवच अब टूट चुका है। सुधा वो हिप्नोटाइज्ड की हालत में मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह डाल के मर जाती है। अगली सुबह हम सूर्या और पार्वती को एक साथ देखते हैं। तभी वहां नंदिनी आ जाती है। वो सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट पहना देती है और इशारों में अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसी रात हम पार्वती को देखते हैं, जो जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनती है। पास जाने पे वो एक आदमी को देखती है, जो असल में गांव का दूध वाला था, जिसका नाम सूरी था। वो पार्वती की आंखों के सामने अपना गला काट के मर जाता है। अगली सुबह हम पार्वती को देखते हैं, जो कि सूरी दूध वाले को मरता देखने के बाद से ही वो भी अलग तरह से हिप्नोटाइज्ड हो चुकी है। तभी उसके कान का दर्द फिर से बढ़ जाता है। वो घर में जाके एक नोकीले पिन को अपने कान में घुसा के खुद को मार लेती है। गांव वाले और सूर्या गांव में 2 मौत देख चुके हैं, जिससे पंडित को ये शक हो जाता है कि शायद किसी ने सील तोड़ा है, पर वो इस बात का पता नहीं कर पाता। शमशान गांव के बाहर होने के कारण गांव वाले मजबूरी में दोनों शरीर को गांव में ही कहीं जला देते हैं। तभी गांव के बाहर एक अघोरी ये सब देख लेता है और उन्हें बताता है कि सील टूट चुका है और जिसके चलते 4 लोग पहले ही मर चुके हैं। सूर्या को अघोरी की बातों में सच्चाई लगती है और वो अपने रिश्तेदार पार्वती के मौत के पीछे का राज भी पता लगाना चाहता था। इसीलिए वो खोजबीन शुरू कर देता है, जिसके चलते उन्हें जंगल में सूरी की साइकिल मिलती है और वही पास में सुधा की लाश। सुधा के बैग से ट्रेन की टिकट, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि सुधा ही वो शख्स थी जिसने सबसे पहले ये सील तोड़ी। थोड़ा और पता करने पे सूर्या को ये भी पता चलता है कि कुमार भी ट्रेन के एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। दरअसल सुधा ने कुमार को मरते देख लिया था, जिससे वो हिप्नोटाइज्ड हो गई और खुद की जान ले ली। उसको मधुमक्खी के छत्ते से मरते सूरी दूध वाले ने देख लिया था, जिससे अब वो हिप्नोटाइज्ड होकर पार्वती के सामने खुद को मार लेता है। पार्वती इसको मरते देख खुद की जान ले लेती है। यानी सूर्या को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि जो भी किसी की मौत का विटनेस होता है, अगली मौत उसकी खुद की हो जाती है। सूर्या ये सब बात पंडित को बताता है। तब पंडित उससे पूछता है कि आखिरी मौत पार्वती की हुई थी, तो उसे मरते हुए किसने देखा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी को खतरा है। तभी सूर्या को याद आता है कि पार्वती की विटनेस नंदिनी थी, मतलब अब नंदिनी को मौत का खतरा है। ये सब समझते ही सूर्या नंदिनी को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी वो नंदिनी को हिप्नोटाइज्ड हालत में कुएं में कूदते हुए देख लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे नंदिनी को बचा लेता है। अब नंदिनी को बेहोश हालत में गांव के बीच में लाया जाता है। अब ये सब देख पंडित को 12 साल पुराना उस औरत का श्राप याद आ जाता है। अब शायद एक एक करके सभी गांव वाले मारे जाएंगे। अब पंडित इस परेशानी से निपटने के लिए फिर से वो प्राचीन किताब मंगवाता है। इधर सूर्या डॉक्टर से 12 साल पहले के
उस श्राप के बारे में पूछता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि 12 साल पहले गांव में एक महामारी फैली थी, जिसके चलते गांव के बच्चे एक एक करके मर रहे थे। एक दिन किसी गांव वाले ने गांव के बाहर एक आदमी जिसका नाम वेंकट था और उसकी बीवी को एक घर में गांव के एक बच्चे के ऊपर काला जादू करते देखा। इससे सभी को ये समझने में देर नहीं लगी कि इन सभी मौतों के पीछे इनका काला जादू है। इसलिए गांव वालों ने मिलके उन दोनों को आग में जलाकर मार डाला, जहां मरते हुए उस औरत ने गांव की बर्बादी का श्राप दे डाला। इधर प्राचीन किताब फिर से खोली जाती है। इस बार पंडित गांव वालों को बताता है कि अगर नंदिनी को एक बक्से में बंद करके ग्रहण के समय तब अपना खून अर्पण करे और ग्रहण के तुरंत बाद उसके शरीर को जला दे तो शक्तियां नंदिनी की बॉडी तक ही सीमित रहेगी और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तभी सूर्या गांव वालों को ये सब करने से रोक देता है और वो गांव वाले से 8 घंटे की मोहलत मांगता है, जिसमें वो गांव के बाहर जाके कोई दूसरा उपाय ढूंढ के लाएगा जिससे नंदिनी और गांव वाले सभी की जान एक साथ बच जाएगी। सूर्या सबसे पहले भैरवा को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि वही उस जलते हुए परिवार का आखिरी सदस्य था जो जिंदा था, तो शायद वो ये सब करा रहा हो। सूर्या उसी ऑर्फनेज में जाता है जहाँ हरीश चंद भैरवा को 12 साल पहले छोड़ के आता है। वहां पहुंचने पे हमें पता चलता है कि ऑर्फनेज कई साल पहले ही बंद हो गया था और जिसकी वजह भैरवा ही था। वो हमेशा मंत्र पढ़ता रहता था और क्लासेस में अपनी माँ बाप की जलती हुई फोटो बनाया करता था और हमेशा कौवों से बात करता और अकेले में अजीब तरह की साधनाएं करता रहता था। एक दिन जब ऑर्फनेज के मालिक ने उसे ये सब करने से रोका तो उसने अपने मंत्रों से ऐसा किया कि ऑर्फनेज के मालिक को लकवा लग गया। उसके बाद से ही भैरवा वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। सूर्या को ऑर्फनेज में भैरवा के नाम मिलने पर वो अपनी खोज जारी रखता है। वो भैरवा को ढूंढते हुए उसी दिशा में निकल पड़ता है जिस दिशा में भैरवा को आखिरी बार देखा गया था। आगे रास्ते में वो अघोरा से मिलता है, जिससे वो बताता है कि गांव में किसी की मौत होते जो भी देखता है उसकी ही अगली मौत हो जाती है। अघोरा उसे बताता है कि यह तरीका 100 साल पहले नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका अगला कदम पूरे गांव की बलि के साथ होगा। अब अघोरा और सूर्या भैरवा को ढूंढते हुए गुफा में जा पहुंचते हैं। गुफा में उन्हें काले जादू का सारा सामान मिलता है, जिससे ये साफ साफ हो जाता है कि गांव पे आने वाली ये सारी मुसीबतें इसी गुफा में होने वाले काले जादू से शुरू हुई है। वहाँ उन्हें वही प्राचीन किताब मिलती है जिसे गांव वाले हर परेशानी में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यही ओरिजिनल किताब है और गांव वाले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किताब गलत है, जिसमें सारे उपाय गलत हैं जो सिर्फ मौत की तरफ सभी को भेज रहे हैं। यहीं पे सूर्या को एक झोला मिलता है जिसमें हम कुमार सुधा के लवर की आईडी देखते हैं, जिससे ये साफ साफ हो जाता है कि कुमार ही भैरवा है। उसने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए पहले सुधा से प्यार का नाटक किया, फिर सुधा को गांव का सील तोड़ने पे मजबूर किया, फिर सुधा की आंखों के सामने खुद को मार लिया और उसकी बॉडी में एंटर किया और फिर सुधा को मारने पे मजबूर कर दिया और इसी तरह अगले और उससे अगले की बॉडी में घुस के उसी को मारने पे मजबूर किया। लेकिन इतना कुछ भैरवा अकेले नहीं कर सकता था, जिसका साफ मतलब है कि गांव में से कोई है जो भैरवा के हर कदम में उसका शुरू से उसका साथ दे रहा था और वो अभी भी जिंदा है। जब तक वो नहीं मर जाता तब तक सभी गांव वालों को एक एक करके मरना होगा। इधर 8 घंटे की मोहलत पूरी होने पे गांव वाले नंदिनी को बक्से में डाल के एक एक करके अपना खून अर्पण करने लगते हैं। इधर सूर्या और अघोरा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए जो ये सब करवा रहा है। सूर्या को आने में देर हो जाती है। जब वो गांव पहुंचता है तब तक सारे गांव वाले जिन्होंने भी रक्त अर्पण किया था वे सभी के सभी तंत्र के वश में आ चुके होते हैं। अघोरा सूर्या को गांव में जाके उस आदमी को ढूंढने को कहता है जो ये सब करवा रहा होता है। सूर्या हरीश चंद के घर जाता है क्योंकि वही इकलौता था जो तंत्र के वश में नहीं आया था, इसलिए उसको हरीश चंद पे शक होता है। मगर हरीश चंद घर में नहीं मिलता। तभी सूर्या उस घर के एक तहखाने में जा पहुंचता है जहां उसे सालों से हो रहे तंत्र विद्या के निशान मिलते हैं। हरीश चंद भी तभी उसे मिल जाता है और वो उससे सच पूछता है। अब यहाँ पे खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। तो उस दिन पति पत्नी के आग में जलने के बाद उनके बेटे भैरव को ऑर्फनेज भेज दिया गया था, लेकिन परिवार 3 लोगों का नहीं बल्कि 4 लोगों का था। वो आखिरी मेंबर थी नंदिनी,
जो तब काफी छोटी थी और उसी घर में छुपी पड़ी थी। उसके रोने की आवाज सुन के हरीश चंद्र ने उसे वहां से ले जाके अपनी बेटी की तरह गांव वालों के सामने पेश किया, नहीं तो सच्चाई जानने पर शायद गांव वाले उसे भी मार देते। और भैरव का साथ वही दे रही थी जो खुद भी तंत्र करती थी। इधर नंदिनी और उसके अंदर का भैरव अघोरा से लड़के उसे घायल कर देते हैं और अपनी तंत्र क्रिया से उसी पेड़ में आग लगा देते हैं जिसमें 12 साल पहले उसके माँ बाप जले थे। अब वो सभी गांव वालों को आग में जाने का कमांड देती है जिससे वो अपने माँ बाप का बदला पूरा कर सके और गांव वाले सबकी सब मर जाएं। लेकिन तभी सूर्या वहां पे आ जाता है और कहता है कि ये सब गलत है, जिस पर नंदिनी कहती है कि गांव वालों ने भी मेरे परिवार के साथ गलत ही किया। असल में वेंकट कुमार और नंदिनी के पिता एक अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी को शुरुआत से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसे ठीक करने के लिए वेंकट ने कई सिद्धियां सीखी थी और उसी सिद्धियों से वो गांव में मरने वाले मासूम बच्चों को ठीक करना चाहते थे। मगर उनके कुछ करने से पहले ही गांव वाले उनको गलत समझ के मार डालते हैं। ये सब सुनने के बाद सूर्या नंदिनी को गांव वालों को माफ करने की बात करता है, लेकिन नंदिनी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो सूर्या खुद को ही चाकू से नुकसान पहुंचा लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि नंदिनी उसे मन ही मन प्यार करती है और उसको यूं मरता नहीं देख सकती। और ऐसा ही होता है। नंदिनी सब कुछ छोड़ सूर्या के पास चली जाती है। तभी सूर्या प्यार के बहाने नंदिनी को पीछे से चाकू मार देता है, जिससे तंत्र शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ सूर्या को पता होता है कि उसे अपने प्यार का बलिदान देना ही होगा और नंदिनी को मारने से ही वो और उसके अंदर का भैरवा दोनों खत्म हो सकता है और इसी के साथ गांव का श्राप हमेशा के लिए टल सकता है। और इसी के साथ आखिरकार नंदिनी मर जाती है और सूर्या रोते हुए नंदिनी को विदा करता है। और यहाँ हमारी कहानी आज की हो जाती है खत्म। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कोई इशू लगा तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।